हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट अर्थात पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया समझाई जाएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन पौधों में ऐसे पौधों में होता है जिसमें फूल लगते हैं। आप यूँ कह सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट या पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आप जानते हैं कि पौधों में लैंगिक जनन के लिए 2 सेक्स ऑर्गन्स होने ज़रूरी होते हैं। और आप जानते हैं कि पौधों में जो सेक्स ऑर्गन्स है वह फ्लावर है। इसीलिए ऐसे पौधे जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें लैंगिक अंग के रूप में फूल बनते हैं, पुष्प बनते हैं, जो पत्तियों के रूपांतरण हैं। पुष्प की एक परिभाषा दे सकते हैं आप कि पुष्प पौधे का जनन अंग है जो पत्तियों के रूपांतरण से बनता है या प्ररोह के रूपांतरण से बनता है। तो पुष्प पौधे का एक जनन अंग है और इस पुष्प में, जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया है कि पुष्प के कुछ चक्र होते हैं। जैसे पुष्पों में मुख्य रूप से 2 तरह के चक्र पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं सहायक चक्र और एक को कहते हैं आवश्यक चक्र। तो जो सहायक चक्र होता है उसमें पुंकेसर और स्त्री केसर आते हैं। इंग्लिश में उसको एंड्रोशियम और गायनीशियम कहते हैं। और सहायक चक्रों में कैलिक्स और कैरोला आते हैं, जिन्हें हम बाह्य दल और दलपुंज कहते हैं। ये जो 4 चक्र हैं ये पूरा मिल करके एक ऐसे पुष्प का निर्माण करते हैं जिसको द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। यदि किसी पुष्प में ये चारों चक्र होते हैं तो ऐसे पुष्प द्विलिंगी पुष्प होते हैं, अर्थात नरंग पुंकेसर, स्त्री अंग में स्त्री केसर या जायांग, और सहायक चक्रों में कैलिक्स और कैरोला माने बाह्यदल और दलपुंज। ये 4 चक्र पुष्प के होते हैं। इनमें से जो आवश्यक चक्र स्त्री केसर और पुंकेसर हैं ये पुष्प के मादा तथा नर जननांग हैं, जिनके माध्यम से जनन क्रियाएं होती हैं। अब इसमें बच्चे मेन चीज़ ये समझना है कि सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जिसको आप पुंकेसर कहते हो, उसके बारे में समझेंगे कि पौधों में जो पुष्प का नर भाग होता है वह नर भाग पुंकेसर है। और आप देख सकते हैं कि पुंकेसर एक पुष्प में स्क्रीन पे आपके दिखाया गया होगा कि इसमें एक पुंकेसर के कितने भाग होते हैं। तो एक पुंकेसर के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं बच्चे। एक को आप फिलामेंट कहते हो या तंतु कहते हो, दूसरे को हम कनेक्टिव कहते हैं, और सबसे ऊपर एक शेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको आप एंथर अथवा परागकोश कहते हैं। तो एक स्टेमेन के 3 पार्ट, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर, ये तीनों मिलकर के एक स्टेमन बनाते हैं। ऐसे ही कई स्टेमन पुष्प में हो सकते हैं, जिसको आप प्रीवियस कक्षाओं में पढ़े होंगे। पुंकेसर के कई तरह के पार्ट होते हैं, कई चक्रों में होते हैं, द्विसंघी, चतुर्संघी, एक संघी, कई तरह के पुंकेसर पाए जाते हैं। तो इसमें जो पुंकेसर होता है, उस पुंकेसर का जो एंथर है, उस एंथर में पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कण नर युग्मक के रूप में काम करते हैं और एक पराग कण जो बनता है उस पराग कण में अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। प्रारंभिक कंडीशन में पराग कण परिवर्धित होता है तो उसमें एक जर्म न्यूक्लियस होता है और एक जो है कायिक न्यूक्लियस होता है। फिर बाद में जो जर्म न्यूक्लियस है वो आगे 2 शुक्राणु केंद्रकों का निर्माण करता है और फिर आगे की परिवर्धन प्रक्रियाएं प्रारंभ होती हैं। लेकिन प्रारंभिक स्तर पर जो हमारा पॉलन ग्रेन्स है या जिसको पराग कण कहते हैं, उस पराग कण में एक जर्म न्यूक्लियस और एक कायिक न्यूक्लियस पाया जाता है
और यह परागकण एंथर के अंदर उपस्थित जो नर युग्मकोद्भिद के निर्माण के लिए आवश्यक कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में ड्यू टू द मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन क्रिया के माध्यम से अगुणित परागकणों का निर्माण होता है, जो पुष्प के नर युग्मक होते हैं। ऐसे ही बच्चे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पुष्प का होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पुष्प का गायनेशियम अथवा जिसको जायांग कहते हैं या स्त्री केसर कहते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी या इसको आप यूँ कह सकते हो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये सभी एक ऐसे जगह पर स्थित होते हैं जिसको आप थैलेमस अथवा पुष्पासन कहते हैं। इसके अंदर जो स्वेलिंग पार्ट है, फूला हुआ हिस्सा होता है, जिसको आप ओवरी कहते हो। इस ओवरी में एक बीजांड पाया जाता है। ओवरी में बीजांड होते हैं। इस बीजांड के अंदर जब इसका हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं तो इस बीजांड के अंदर सबसे ऊपर की तरफ परिमुख कोशिकाएं या जिसको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं वो स्थित होती हैं। इसके मध्य भाग में ध्रुव केंद्रक, 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं जिनको ध्रुव केंद्रक कहते हैं। सबसे नीचे की तरफ एक अंड कोशिका होती है और उनकी अगल बगल में एक एक सहायक कोशिकाएं होती हैं जिनको सिनर्गिड्स कहते हैं। ये बीजांड के अंदर की संरचना है। बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोश होता है जिसको इम्ब्रियो सैक कहते हैं, उस इम्ब्रियो सैक के अंदर 2 ध्रुव केंद्रक, 3 एंटीपोडल सेल और नीचे 2 सिनर्गिड्स और एक अंड कोशिका होती है। ये बीजांड बनाते हैं और उसके बाद इसी के अंदर जो अंडाशय के अंदर की अंडजन कोशिकाएं होती हैं वही अंड कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे पराग कोश के अंदर जो पराग कण उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं हैं उनमें अर्धसूत्री की कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जिस तरह से परागकण अगुणित परागकणों का निर्माण होता है, वैसे ही अंडाशय के अंदर अगुणित अंड कोशिका का निर्माण होता है, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं और उसको मेल गैमेटोफाइट, परागकण को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। फिर इसके बाद इनमें बहुत एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है बच्चे, जिसको हम परागण कहते हैं अथवा पॉलिनेशन कहते हैं। जितने भी पुष्पी पादप होते हैं, इन पुष्पी पादपों में परागकणों का निर्माण पुंकेसर में और अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। और अंड कोशिका का केंद्रक तथा परागकण के केंद्रक के आपस में मिलने की प्रक्रिया को ही हम निषेचन कहते हैं। अर्थात पुष्पी पौधों में निषेचन के लिए एक मिडिल एक्टिविटी का होना आवश्यक है, जिसको हम पॉलिनेशन अथवा परागण कहते हैं। परागण या पॉलिनेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से परागकण पुंकेसर के पराग कोश से निकलकर किसी माध्यम से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पड़ जाते हैं। इस क्रिया को परागण कहते हैं। एक बार पुनः समझ लें, परागण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पुंकेसर में उपस्थित पराग कोश के अंदर से पराग कणों का निकलकर किसी माध्यम से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पड़ने की प्रक्रिया को परागण की क्रिया कहते हैं। अर्थात परागकण किस माध्यम से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जा सकता है। इसके लिए बच्चे 2 तरह के सिस्टम हैं, एक को परपरागण कहते हैं, दूसरे को स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण का मतलब कि जब उसी फूल का परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर स्वतः जाके गिर जाता है तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन अथवा स्वपरागण कहते हैं। या उसी फूल का परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाके गिरता है तो इसको भी स्वपरागण कहते हैं। लेकिन परपरागण वह प्रक्रिया है जिसमें एक परागकण किसी एक पौधे के फूल से निकलता है और किसी दूसरे पौधे उसी जात के किसी दूसरे पौधे के फूल पर जाके उसके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर गिरता है, तो उसको आप कहते हो परपरागण।
अब बच्चे पर परागण की कई विधियां हैं, जैसे वायु के द्वारा हो सकता है, जैसे मक्के में, बाजरा में, कपास में। इसी तरह से जल के द्वारा होता है। तो जल के द्वारा जो परागण की क्रियाएं होती हैं वो जलीय पौधे में होती हैं, जैसे वैक्सीलिनेरिया एक पौधा है जिसमें जल के द्वारा परागण की क्रिया होती है। ऐसे ही वो जो है कीटों के द्वारा परागण की क्रिया होती है। जितने भी सुगंधित पुष्प होते हैं जिनमें गंध होता है या देखने में बड़े ही अट्रैक्टिव लगते हैं, ऐसे फूलों में कीटों के द्वारा परागण की क्रिया, पॉलिनेशन की क्रिया होती है। मतलब उनके जब वो कीट किसी पुष्प के उस पे वर्तिका पर अथवा उसके किसी ऑर्गन्स पे बैठते हैं तो परागकण उसके शरीर में टच कर जाते हैं, और टच करने के बाद फिर वो कीट जब दूसरे फूल पर बैठता है तो वही परागकण वहाँ चला जाता है। तो कीटों के माध्यम से भी परागण हो सकते हैं, वायु के द्वारा हो सकते हैं, जल के द्वारा हो सकते हैं, जंतुओं के द्वारा भी परागण की क्रियाएं हो सकती हैं। ये कैरियर होते हैं जिसके माध्यम से परागकण स्त्री केसर के वर्तिका पर जाके पड़ता है। इसके बाद परागकणों का अंकुरण। परागकण जैसे ही स्त्री केसर के वर्तिका पर पड़ते हैं वहाँ की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो अंकुरित होते हैं और एक पराग नली बनाते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि परागकण जैसे ही स्टिग्मा पर पड़ा है वहाँ से वो जर्मिनेट करता है, अंकुरित होता है। क्योंकि जो स्टिग्मा होती है बच्चे, उस स्टिग्मा में सुक्रोज की मात्रा होती है, शर्कराएँ पाई जाती हैं, उसके साथ साथ उसमें बोरेक्स अथवा बोरिक एसिड की मात्रा होती है, और ये परागकणों के अंकुरण के लिए फेवरेबल कंडीशन देते हैं। जब अनुकूल वातावरण परागकण को मिलता है तो यह परागकण का जो एक्साइन रीजन है वो इंटाइन रीजन को छेद करके बाहर निकलता है और पराग नली वर्तिका से होते हुए बीजांड के बीजांड द्वार तक पहुंचती है। और इसमें आप जानते हैं कि जब पराग नलिका बनती है तो पराग नलिका में एक पराग नलिका केंद्रक होता है और दो नर युग्मक होते हैं अथवा नर केंद्रक होते हैं। और जैसे ही पराग नलिका बीजांड द्वार पर पहुंचती है, पराग नलिका फट जाती है और दोनों जो नर युग्मक होते हैं, दोनों शुक्राणु केंद्रक, वो बीजांड द्वार से होते हुए भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करते हैं। एक शुक्राणु केंद्रक या नर युग्मक केंद्रक अंड कोशिका को निषेचित करता है और एक नर युग्मक ध्रुव केंद्रकों के साथ जुड़ करके उनको निषेचित करता है। अर्थात भ्रूण कोश के अंदर दो स्थान पर निषेचन की क्रिया होती है और इसलिए इस तरह के निषेचन प्रक्रिया को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन। इसी प्रकार बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोश है, उस भ्रूण कोश के अंदर दो ध्रुव केंद्रक पाए जाते हैं, वो केवल न्यूक्लियस होते हैं। उनके साथ एक नर युग्मक केंद्रक जुड़ता है, अर्थात तीन केंद्रक एक साथ जुड़ करके भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। तो इसको हम ट्रिपल फ्यूजन अथवा त्रिक संयुग्मन कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट अथवा आवृत बीजी पौधे हैं उसमें जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है उसमें दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन की प्रक्रिया होती है बीजांड द्वार के अंदर। और इसके बाद निषेचन के पश्चात जो बीजांड होता है वो बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय की फल भित्तियाँ, अंडाशय की जो विभिन्न भित्तियाँ होती हैं वो फल भित्ति का निर्माण करती हैं। अंडाशय फल के रूप में परिवर्तित होता है, उसके अंदर सीड एक एम्ब्रियो के रूप में उपस्थित होता है, एक छोटे पौधे के रूप में उपस्थित होता है। और जब इस बीज को हम ज़मीन में डालते हैं तो आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे बड़े ही स्पेशल तरीके से इस चार्ट को समझाने की कोशिश किया गया है कि बीजांड से जो सीड का निर्माण होता है, उस सीड को जैसे ही हम मिट्टी में डालते हैं वह जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके अगले स्पोरोफाइट पौधे को जन्म देता है, मतलब उसकी नई संततियां बन जाती हैं। इस प्रकार जो पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया होती है वो स्त्री केसर, पुंकेसर पे उपस्थित परागकण तथा अंडकोशिकाओं के माध्यम से संपन्न होते हैं। यह एक आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको इसके बारे में दिया गया।
इसको आप समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इससे अलग वीडियो देंगे जिसमें किस तरह से परागकणों के निर्माण होते हैं, अंड कोशिकाओं के निर्माण में परिवर्धन किस प्रकार से होते हैं, उसके बारे में दिया जाएगा, बताया जाएगा। थैंक्स।